जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना मैथ का सीटेट पेपर 2 का मैथ का 15th डे करेंगे। ठीक है, आज के इस दिन में हम लोग बीजगणित यानी कि अलजेब्रा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 14th लेक्चर कंप्लीट कर लिए अपने मैथ के, और आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल पे अपना मैथ और साइंस पेपर 2 सीटेट के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज़ का अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, आज का जो चैप्टर होने वाला है अलजेब्रा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से हर एक साल जितनी भी बार सीटेट हुआ जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के कंटेंट को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आपके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले आ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये अलजेब्रा में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो बीजगणित। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, आपने सुना होगा एक्सप्रेशन का नाम सुना होगा। क्या होता है एक्सप्रेशन? एक समीकरण बोला जाता है, यानी कि इक्वेशन बोला जाता है। इनइक्वेलिटीज, ये 3 वर्ड आप लोगों ने अलजेब्रा में जरूर सुना होगा। लेकिन किसको क्या बोला जाता है, क्या आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इनइक्वेलिटीज़ क्या होती है, और आपके क्या कहते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई भी टॉपिक इस तरह से लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 3x+5 और इसके आगे पीछे कोई भी सिंबल या कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो केवल अगर इस तरह से है तो इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है ना, अगर मैं यहीं पे मान लो इस तरह से लिख दूं 3x+5 = 8 या कुछ भी इस तरह के अगर मैं लिख देता हूं, तो अब इसे बोला जाता है इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो जरा मुझे बताओ इनमें और इनमें क्या दोनों में भिन्नता है? तो इनमें सिंपल सा केवल डिफरेंस है, ये साइन का, इक्वल टू के साइन का भिन्नता है। ठीक है ना, ये पेन थोड़ी मोटी कर लो ब्लैक वाली। हाँ, किसकी डिफरेंस है? केवल और केवल सिर्फ साइन का है। ठीक है ना, एक सेकेंड मैं पेन फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये क्या है, इसमें अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो उसे समीकरण बोला जाता है, अगर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ तो उसे एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब एक वर्ड आपका आता है इनइक्वेलिटीज। इनइक्वेलिटीज क्या होता है? इनइक्वेलिटीज में मान लो यही चीजें होती है, आपके सामने लिख दूं 3x+5 > 8 लिख देता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये जो आपने अब ये साइन लगा दिया, ग्रेटर देन या लेस देन का ये साइन लगा देते हो ना, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस बनते हैं इन्हें बोला जाता है इनइक्वेलिटीज। ठीक है ना, तो कई बार बहुत बेसिक चीज से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्लास 7th की आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, किसमें? 7th की एनसीईआरटी में मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी से ही करवाऊंगा, एक भी टॉपिक आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, इनइक्वेलिटीज क्या होती है। ठीक है ना, एक्सप्रेशन बिना किसी सिंबल का, इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन लगा हो, इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर लेस देन इस तरह के सिग्नेचर साइंस लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है। कभी भी आपको कोई डाउट लगता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा से, वो पूछा जाता है आपके वेरिएबल या और कांस्टेंट से। ठीक है ना, अब हम जान लेते हैं, सबसे पहले हम सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे कि कौन क्या होता है। ठीक है ना, वेरिएबल क्या होता है आपका, कांस्टेंट क्या होता है। हिंदी में अगर बोले तो वेरिएबल मतलब होता है आपका जो चर राशि। ठीक है ना, और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशियां, इसी को स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब क्या होते हैं चर और अचर, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो हमने आपके सामने एक टर्म लिख दिया 3x² + 5x + 2 = 0, ये मैंने एक इक्वेशन आपके सामने लिख दिया। ठीक है ना, अब इसमें हम समझते हैं क्या है। देखिए, जो अगर मैं वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू बदली जा सके। ठीक है, जैसे ये x है आपके सामने, ये x लिखा हुआ है ना, तो x को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये वैल्यू बदल बदल कर ले रहा है, तो यही हो गया वेरिएबल। मतलब सिंपल सा ये याद रखो, वेरिएबल जब भी लिखा जाएगा वो x, y, z या फिर ABCD के फॉर्म में लिखा जाता है, ये बोला जाता है आपका वेरिएबल। ठीक है ना,
अब वहीं अगर मैं बात कर लूँ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी की वैल्यू ना बदले, फिक्स वैल्यू हो, ठीक है। जैसे ये 2 है तो बताओ 2 को कुछ और लिख सकते हो क्या, कभी भी नहीं लिख सकते हो, 2 को तो 2 ही लिखोगे, तो ये आपका फिक्स वैल्यू हो गया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अचर राशि, ठीक है ना, यानी कि स्थिरांक बोला जाता है। यहाँ पे 5 है, 5 को भी नहीं बदला जा सकता, तो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट चीज है। तो आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए, ठीक है ना। जब भी वेरिएबल लिखोगे आप किस फॉर्म में लिखोगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीजें थी जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चलो यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैंने आपके सामने ये लिख दिया, एक सेकेंड, एक तो पेन छोड़ देता है थोड़ी थोड़ी देर पे, एक सेकंड रुक जाइए। जैसे मैंने ये आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, क्या एग्जांपल है, मान लो 2x + 5 - 3, इसमें बताओ कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं और वेरिएबल कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे वेरिएबल तो केवल x है, कांस्टेंट ये भी है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट है। अगर टर्म की बात करेंगे तो केवल ये आएगा, अगर केवल कांस्टेंट वर्ड की बात करेंगे तो उसमें ये भी आएगा। अभी मैं बताऊंगा टर्म होता क्या है, केवल वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच अंतर को समझ गए होंगे, चर और अचर राशियां, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं, और क्या टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। आ गया आपका पद यानी कि टर्म, ठीक है ना। जब भी हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, अलजेब्रा में इक्वेशंस पढ़ते हैं, इसमें टर्म और पद देखने को मिलता है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं ये भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया, ax² + bx + c = 0, ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है ना। अब इसमें पद क्या होते हैं वो जानते हैं। ये जो बीच में साइन लगा हुआ है प्लस का या माइनस कुछ भी लगता है ना, साइन के लेफ्ट साइड और साइन के राइट साइड जो लिखी हुई चीजें होती हैं, जैसे साइन के प्लस के लेफ्ट में लिखा हुआ ये पूरा कुछ, तो ये आपका एक टर्म हो गया, कितना हो गया, फर्स्ट टर्म इसको बोल सकते हैं या वन टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए साइन के बीच में ये कितनी चीजें लिखी है, ये सेकंड टर्म आपकी आ गई, ये जो लिखा हुआ है थर्ड टर्म आ गई। अब समझ गए टर्म क्या होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं 4x² + 5x + 3 = 0, अगर मैं पूछूं कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं या कितने पद हैं, तो आप बताओगे कि सर एक साइन यहाँ है तो इसके पहले एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये होगी, तीसरी चीज ये, कुल मिला के 3 टर्म लिखे हुए, 3 पद लिखे हुए हैं। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि इस इक्वेशन में कितने पद हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना पद या टर्म क्या होते हैं, वेरी नाइस। अब पद में भी होते हैं कि समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। इंग्लिश में बोले तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म कौन से होते हैं। अब हम समझ लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में, ठीक है ना। जैसे अगर मैं मान लो लिख देता हूं 10 और 100, इस तरह से, इसमें जरा अगर मैं देखूं ना तो इसके साथ कोई वेरिएबल लगा है ना इसके साथ कोई वेरिएबल लगा है, ठीक है ना। ऐसे टर्म जिनके की वेरिएबल और वेरिएबल की घात बिल्कुल समान हो या फिर वेरिएबल ना ही हो, तो उसे बोलते हैं लाइक टर्म। तो ये एक दूसरे के लाइक टर्म हो गए। जैसे मैं लिख दूं 3x और ये 2x, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है यहाँ पे भी x वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल समान है और दोनों की घातें एक एक है, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है लाइक टर्म, ठीक है ना, समान पद बोलते हैं। ये बात आप समझ गए, वेरी नाइस, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ये लिख दूं 3x और ये 2y, तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए, यहाँ पे x है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल जो है y है, तो इसे बोला जाता है अनलाइक टर्म। अच्छा मैं आप लोगों को ये पढ़ा क्यों रहा हूँ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, इसके पीछे वजह है, क्यों, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में जोड़ते हैं या घटाते हैं इक्वेशन को तो लाइक टर्म ही जुड़ते हैं आपस में, और अनलाइक टर्म ही, मतलब केवल लाइक टर्म को जोड़ा या घटाया जा सकता है, अदरवाइज किसी को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसलिए आपको समान पद यानी कि लाइक टर्म पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसी भी इक्वेशन में लाइक टर्म को जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपके सामने ये लिखा हुआ आ जाता है 2x + 3y + 5 को जोड़ना है आपको 3y + 3x + 6 से, तो अब आपको क्या करना है ना, लाइक वाले को ढूंढना पड़ता है।
देखिए 2x वाले का लाइक टर्म यहाँ मिल गया, इसका लाइक टर्म यहाँ पे मिल गया, तो इनको आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए लाइक और अनलाइक आपको पता होना चाहिए, समान पद और असमान पद, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। अब बढ़ चलते हैं। अच्छा, आप लोगों की ये डिमांड थी कि सर ज्योमेट्री या ये चीज़ें होंगी कि नहीं होगी, तो आप ट्रस्ट करके चलिए, एक एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे पेड क्लासेस चलती हैं, मैंने पहले भी बोल रखा है कि आपकी पेड क्लास की तरह है, इस बार मैं बस केवल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट सीटेट में ये चीज़ें हो सकता है आपको पेड देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसका पूरा भरपूर लाभ उठाइए। तो ये हम लोग एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और इसके बाद प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ज्योमेट्री की बात थी तो सारे एक एक चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं आपको। अब आपका आ जाता है अलजेब्रा में एक वर्ड आता है कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसको कि हिंदी में गुणांक और संख्यात्मक गुणांक बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ से आपको न जाने कितनी बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन इसका बेस पहले समझो। कोफिशिएंट होता क्या है, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, एक इक्वेशन ये लिख दिया। एक्सप्रेशन एक आपके सामने लिख देता हूँ ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक लिख देता हूँ ax² प्लस c। ये तीन इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस आप समझ लीजिए, जो भी आपको समझना है वो समझ लीजिए। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया किसको इक्वेशन बोलते हैं, किसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि गुणांक क्या होता है। गुणांक किसका निकलता है ये जान लो, गुणांक हमेशा चर राशि का निकलता है, मतलब कि चाहे x का निकल जाए या x² का निकल जाए, इन चीज़ों का पूछा जाता है। ये होता क्या है, x² के पहले जो कुछ भी लिखा होता है ये x² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, x² के पहले कुछ भी अगर लिखा है तो उससे बोला जाएगा उसका कोफिशिएंट। अगर मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट तो x के पहले जो कुछ भी लिखा है वो उसका कोफिशिएंट हो गया। बात समझ गए। जैसे इसी में हम समझते हैं, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे इसके पहले a लिखा है तो ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट तो आप कहोगे कि सर b हो गया, ठीक है ना। तो ये समझ गए आप कोफिशिएंट क्या होता है। वेरी नाइस। जरा इसमें मुझे बता दो, इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें मुझे अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि, एक मिनट में थोड़ा पेज ऊपर करता हूँ, इसमें अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि x² और x का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो देखो जब x² का कोफिशिएंट तो a ही होगा क्योंकि इसके पहले a लिखा है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट केवल b नहीं लिखोगे आप, माइनस b लिखोगे। ये बात का ध्यान रखना, मैंने बोला ना x के पहले कुछ भी होगा इसे ही बोला जाएगा इसका कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये बात पल्ले पड़ गई। वेरी नाइस। आप कहोगे कि सर यहाँ पे केवल b लिखा था, तो देखो प्लस लिखो या मत लिखो बात सेम होती है, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी होता है। तो इसलिए आप x का कोफिशिएंट जब भी बताओगे तो माइनस b बताओगे, ठीक है। कोफिशिएंट पहचानना सीख गए। एक वर्ड मैंने लिखा है न्यूमेरिक कोफिशिएंट। न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3t² प्लस 2t, ये लिख दिया। अब देखिए न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, तो t² का कोफिशिएंट ये 3 आ जाएगा। t² के अगर कोफिशिएंट की बात करें तो 3 आ जाएगा। 3 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब गिनती है, तो इसी को बोलते हैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट। तो इसमें घबराने की बात नहीं, ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताओ, तो और कुछ नहीं बताना होता, केवल न्यूमेरिक बताना होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। वेरी नाइस। एक एक टॉपिक को सब फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो नहीं भी पढ़े उनके लिए भी एकदम आसान लग रहा होगा। अच्छा, अब आ जाता है आपके सामने एक वर्ड फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड। ये सब किसके होते हैं, इक्वेशन वगैरह के होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 3x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें फैक्टर पूछ लेता है आपसे कि इसके फैक्टर कौन कौन से। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे ये पद है, एक पद ये है, टर्म हो गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 3 टर्म है इसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें आपसे पूछ लेगा कि इसमें इसके कितने फैक्टर है इस पद के। फैक्टर का मतलब होता है किन किन चीज़ों का गुणा करके वो बना हुआ है। जैसे 3x² किससे किससे बना हुआ है, इसमें ऑलरेडी 1 का गुणा है, फिर 3 का गुणा है, फिर x का गुणा है, फिर x का गुणा है कि नहीं है। यही तो है। देखिए पहले एक चीज़ और ध्यान रख लो, किसी का भी गुणनखंड एक हमेशा होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे छोड़ दिया था वो बता देता हूँ जरा, बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास ले लूँगा आप लोगों की। ये कोफिशिएंट की बात कर ले, जैसे ये लिखा हुआ है ax² प्लस c केवल लिखा है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल इसमें पूछ ले कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा,
तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो एक्स दिख ही नहीं रहा है, तो कोफिशिएंट क्या लें? तो एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी इक्वेशन में जो चर पद ना दिया हो और उसका कोफिशिएंट पूछ ले, तो उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। क्योंकि इस इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या? ax² प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों बातें सेम है, तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट 0 हो गया ना। तो जो पद ना दिखे उसका पूछ ले तो उसका 0 लगा देना, ठीक है ना। बेहतरीन, आप लोग सब समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फैक्टर पे चल रहे थे, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड करना सीख गए। एक इसका एक गुणनखंड है, 3 है, x है, x है। अगर मैं यहाँ पूछूं 5x का कोफिशिएंट बताओ, तो देखो आप कहोगे कि 1 और 5 और फिर x। देखिए एक कई बार लिखा जाता है, कई बार नहीं भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो है लिखने की जरूरत नहीं होती, वो सबके गुणनखंड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग फैक्टर यानी कि गुणनखंड भी समझ गए होंगे। ये मैं अभी इंट्रो करा रहा हूँ इस चैप्टर में, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। अभी जब मैं क्वेश्चंस लूंगा ना, तब सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब आपको टर्म पता रहेंगे, ठीक है ना। चलो अब आपका आ जाता है अगला जो टॉपिक आता है, वो आता है टाइप ऑफ इक्वेशंस या फिर एक्सप्रेशन। तो देखिए दो तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहला कि इसमें टर्म के हिसाब से, टर्म बता दिए क्या होता है, टर्म के हिसाब से इक्वेशन कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पे घात के अनुसार कितनी होती है, ठीक है ना। आ जाओ, तो देखिए अगर मैं बात करूं टर्म के हिसाब से इक्वेशन के प्रकार, तो टर्म के हिसाब से इक्वेशन आपकी 3 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है मोनोमियल, यानी कि एक पदी व्यंजन, एक पद जिसमें हो, ठीक है। दूसरा आपका होता है बाइनोमियल, जिसमें द्विपद हो। तीसरा आपका होता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 पद हो। जैसे एक पदी अगर एग्जाम्पल में बताऊं, मान लो केवल लिख दूं 3x, ठीक है, या लिख दूं 5y। तो इसमें देखिए पद प्लस या माइनस के आगे पीछे कुछ नहीं, एक ही पद है, तो इसे बोलते हैं मोनोमियल या एक पदी व्यंजन, ठीक है ना। द्विपद क्या होता है, अगर मैं लिख दूं x² प्लस 5, अब जरा देखो टर्म इसमें कितने हैं, प्लस के बाद एक इधर है एक इधर है, तो इसमें 2 टर्म है यानी कि 2 पद है। तो इस टाइप की इक्वेशन या एक्सप्रेशन को बोलते हैं द्विपदी, ठीक है ना। अगर इसी में 3 आ जाए, मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 2, अब जरा देखो इसमें कितने पद आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर देखिए इस वाले प्लस के पहले एक पद, यहाँ पे एक पद यहाँ पे, तो यहाँ पे कुल 3 पद आ रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी व्यंजन, ठीक है ना। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है ये देकर के कि इसमें बताओ कौन सा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ चलते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा आप लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को। अच्छा ये देखिए क्या है, अब आ जाता है घात के अनुसार। घात क्या होता है वो जान लेते हैं। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, मान लो हमने दे दिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इस इक्वेशन की घात क्या है, तो घात पूछ लिया यानी कि पावर पूछ लिया। तो जो वेरिएबल है x है, x यहाँ पे भी x है, x की जो मैक्सिमम घात होती है वही इस पूरे इक्वेशन की घात बोली जाती है, यानी कि पावर बोली जाती है। तो इस पूरे इक्वेशन की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे मैक्सिमम वाली ही आंसर लिया जाता है। तो ये समझ गए आप लोग, वेरी नाइस। अब लेकिन इसमें हमें कुछ और चीज जाननी है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, हटाता हूँ, हाँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पहले जानते हैं कि हमें जो पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए अगर घात के हिसाब से देखें तो घात के हिसाब से इक्वेशन को 4 तरीके से बांटा गया है। पहला आपका आता है लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण का मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 1 अगर है, वेरिएबल की अधिकतम घात 1 है, तो उसे लीनियर यानी कि रेखीय समीकरण बोलोगे आप, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं बोल दूं ax² प्लस bx प्लस c, जरा इसमें बताओ मैक्सिमम पावर कितनी, आप कहोगे कि सर 2 है। तो जब मैक्सिमम पावर 2 हो जाए किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन की, तो उसे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये पहचान गए। अगर यहीं मैं बोल दूं 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक इक्वेशन इस तरह से लिख दिया, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, आप कहोगे कि 3 है। तो ये जो टाइप हो गया इक्वेशन की 3 घातीय, त्रिघात या फिर क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप समझ गए। अब बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम पावर 4 हो, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 2x² प्लस
5 इस तरह से कुछ लिखा हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 हो गई, तो इससे ही बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो अभी तक जितने मैंने टॉपिक बताए आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना समझेंगे, बचे हुए कॉन्सेप्ट को अगली पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें देखेंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं पार्ट 2 में सारे प्रीवियस ईयर करूंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना, ठीक, क्योंकि इसी पे बेस सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं सबको फिर से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे और एक दो दोस्तों तक ये चैनल जरूर पहुंचा देना। मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करके लाता हूं। बहुत जल्द आपके सामने आपके अदर सब्जेक्ट जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, आपका हिंदी और आपके इंग्लिश और संस्कृत के जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं वो सब कुछ मैं कराऊंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मेरा पूरा टारगेट है मैथ और साइंस का तो इस बार 60 में 50-55 नंबर ले आने का, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहना। तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।